बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि दुनिया एक वसी स्टेज है और हम सब इस स्टेज पर अपने अपने किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में जो स्टेज हम और आप देखते हैं, जो थिएटर हम और आप देखते हैं, जो फिल्म हम और आप देखते हैं, जो ड्रामा हम आप देखते हैं, जो टेलीविज़न आप देख रहे हैं इस वक्त, इस पर जितने भी किरदार आते हैं, जो ज़ाहिर मुख्तलिफ़ किस्म के फटर्निटी के लोग होते हैं, वो जब आते हैं तो कुछ आपको हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं, कुछ आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत के बारे में हम यहाँ बात करने बैठे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की अगर मैं स्टेज की बात करूँ, थिएटर की बात करूँ, टेलीविज़न की बात करूँ, तो लगभग 35 बरस का अरसा इन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है और तकलीफ़ में है। इनका ये वीडियो कहा यह जा रहा है कि बहुत पुराना है, लेकिन हमने फिर इनसे ये राब्ता किया कि बब्बू बराल साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने कहा कि हमने ये वीडियो बनाया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या हालात बदले भी जावेद साहब के या नहीं बदले? तो उन्होंने नफ़ी में बात की और उन्होंने कहा कि मेरे हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। क्या हो रहा है? हमारी फ़नकार इंडस्ट्री, ज़ाहिर जितने भी फ़नकार हैं मुख्तलिफ ज़ाहिर हवालों से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जॉनरास में काम कर रहे हैं, वो किस तरह के हालात से नब्ज़ आज़मा हो रहे हैं। मैं बड़ी माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन छोटा कद ज़रूर है इन लोगों का, लेकिन ये हैं बड़े लोग। लेकिन इन बड़े लोगों के साथ हमारे रवैये कैसे हैं, शायद इस पर बात करना बहुत अहम था। इसलिए आज हमने प्रोग्राम में इस बात को ज़रूरी समझा कि इन तमाम तर मामलात का अहाता भी करें और जानें कि हकीकत में फ़नकार बिरादरी क्या समझ रही है ऐसे हालात और वाक़यात पर, जबकि फ़नकार के पास खाने को नहीं है, अपनी सेहत और इलाज मुआवजे का पैसा नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी है किसकी? क्योंकि कहा यह जाता है कि फनकार जो हैं वो मुल्कों का सरमाया हुआ करते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, GTV के प्लेटफॉर्म से अपना एक शो भी कर रहे हैं, क्या करेगा काजी, होस्ट हैं, एंकर हैं और ज़ाहिर एक्टर हैं, फैसल काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, दूसरी शख्सियत भी टेलीविज़न पर बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दानिश साहब। ज़ाहिर है थिएटर और स्टेज का भी बहुत बड़ा नाम है, थैंक यू वेरी मच। एक और शख्सियत जिनकी ज़ाहिर जब भी शक्ल आती है तो आप कुछ लोगों के चेहरे देखकर मुस्कुराहट आती है, दानिश की भी आती है, फैसल साहब की भी आती है, लेकिन शाहिद राना साहब भी एक बहुत बड़े एक्टर हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और हमें वाया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। खालिद अनम साहब एक्टर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लिखते हैं, मतलब क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर खालिद अनम साहब का नाम ना लिया जाए। वाइस स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। और आज के हमारे जिसे कहते हैं मेहमान खास, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने हिलाया है बहुत सारे लोगों को, जावेद साहब, जावेद कोडू के नाम से ज़ाहिर मशहूर है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का स्टेज और थिएटर का बहुत बड़ा नाम, हमारे साथ वाया DSNG लाहौर से मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने GTV और प्रोग्राम 7 से 8 के लिए वक्त निकाला। मैं बात का आगाज जावेद साहब आपसे ही करती हूँ, फिर ज़ाहिर बाकी शुरका को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जावेद साहब, हालात नहीं बदले आपके, मैंने बहुत पूरी तरह से जांच पड़ताल करवाई कि ठीक है आपकी वीडियो बहुत पुरानी सही होगी, तो क्या आपके हालात बदल गए उस पुरानी वीडियो के साथ या अभी भी आप कुछ मसाइल का शिकार हैं? जावेद साहब। हयात थे, अल्लाह पाक जितने भी इस दुनिया से किसी भी शोबे से चले गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। ये अमानुल्लाह साहब के इंतकाल करने से पहले की वीडियो है और उस वक्त मुझे 24,000 रुपया बिल आया था, ठीक है, वो मैंने अदा भी किया। लेकिन अब ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि यार इसका घर अपना है, तो भाई मैं अपनी अम्मी के घर में रहता हूँ, अगर मेरा घर अपना है तो क्या कैश भी मेरे पास उठना है? क्या मेरा लगता नहीं है? क्या मेरी दवाइयाँ नहीं आती? अभी कल मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है, कल, तो उनका 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ा है, तो ये उन पे कुछ नहीं लगा होगा, उन पे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से फनकारों का मतलब थिएटर बंद है, तो वो मतलब जिनके घर अपने या जिनके घर किराए के हैं वो मतलब परेशान नहीं हो रहे होंगे। तो आपने बड़ा अच्छा किया जो इस सियासत पे मतलब मुझे बोलने का मौका दिया, बड़ा अच्छा किया। ये जो और बड़े बड़े हजरात आपने बिठाए इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ मैं इनको। तो बात ये है, तो
जी सबका वालेकुम अस्सलाम। सर बात ये है कि अब मैं 11-12 साल का था जब मैं इस फील्ड में आया, तो अब मेरी 50वां साल उम्र है। तो इसका इनाम यही होना चाहिए कि यार इस बंदे का एक घर अपना है, इसकी टांग भी टूटी हुई है, दूसरी टांग भी टूटी हुई है, फालज भी हुआ है, दिल का आर्जा भी है और ब्रेन हेमरेज भी है और फालज भी है, और इसको इनाम के तौर पे ये बिल ज़्यादा दिए जाएं, बिजली के भी ज्यादा आए जा रहे हैं। जावेद साहब, आपकी खतर कलामी मैं करना नहीं चाहती थी, मैं चाह रही थी कि आप अपनी पूरी बात कर लें, लेकिन मैं इस वक्त ये जानना चाह रही हूँ कि आपका जो जरिया माश है इस वक्त क्या है, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या सूरत हाल है घर में, कितनी आमदनी है, आमदन के जराए क्या हैं आपके पास? देखें जी, अल्लाह पाक ने ये जरा रफड़ सा डल गया मेरे साथ, तो अल्लाह पाक ने ना ये मामला रिस्क का अपने हाथ में लिया हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। तो दवाई का मामला उन्होंने मेरा उठाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा मामला जो है वो भी करते हैं, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर सकते कि जितना घर चल सके। वो उन जाहिरी बात है मेरे जैसे और भी होंगे जिनको वो हैंडल कर रहे हैं, अकेला मैं नहीं। तो मेरे बेटे की 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो जनरल हॉस्पिटल में काम करता है। तो 20,000 में जब आपको 24 बिल आ जाएगा तो आप खाएंगे क्या, आप पिएंगे क्या, आप पहनेंगे क्या, आप पकाएंगे क्या? आप मुझे ये बता दें कि मुझे अभी उस्मान बुजदार साहब ने ये जनवरी फरवरी में एक चेक दिया जी, और 32,000 रुपए का। 32,000 का? 30,000 रुपए का चेक नहीं 30,000 का चेक दिया, और अच्छा। उसके ठीक 1 या 2 हफ्ते बाद मुझे 32,000 रुपए का बिल आ गया बिजली का। यानी एक जगह से चेक, दूसरी जगह से बिल आ गया। वेल डन। हाँ, तो और काफी बड़ी रकम होगी जावेद साहब, 32,000 या 30,000 आपसे संभाले नहीं जा रहे होंगे, बड़ा हैवी अमाउंट मिला है आपको। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने पहले भी कई मरतबा अर्ज किया है, अब भी अर्ज करना चाह रहा हूँ। कुछ मेरे ऐसे प्यारे हैं जिन्होंने अमानुल्लाह साहब को मरने से पहले ही उनकी खबर वायरल करके उनको मार दिया, और नासिर चलेठी को भी मार दिया, मुझे भी मार दिया, और शफकत चीमा साहब के बच्चों का उनका एक्सीडेंट करवा दिया। भाई आपने दुआ देनी है तो सीधी तरह दुआ दे दे, ये तरीका दुआ देने का अच्छा नहीं है। रहम फरमाए जावेद साहब, लेकिन मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हैं, वो इतना आसान है नहीं जितना शायद सुनने में महसूस हो रहा है। शायद राना साहब, मैं जरा आपसे जानना चाहूंगी, ज़ाहिर आपकी दानिश की और जावेद साहब की अगर हम बात करें स्टेज के हवाले से, तो आप लोग बड़ा अरसे से काम करते रहे। वैसे आर्टिस्ट आप लोगों को क्या वाकई सप्रेस किया जा रहा है, रिजेक्शन है आजकल, या क्योंकि एक होता है ना कि कद छोटा है तो पैसे इतने, इस ए कैटेगरी के लोगों को इस तरह से ट्रीट करो, बी को इस तरह से ट्रीट करो, सी को, क्या हालात हैं, कुछ है ऐसा या नहीं है? ये सब झूठ बातें हैं। ये जो जावेद भाई कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जैसे कद वालों को ना इस्तेमाल किया जाता है, हम जैसे कद वालों को ऐसा किया जाता है जैसे नमक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि इन्हें 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो। ये लोग ऐसे आर्टिस्ट नहीं हैं। अब देखें, हमारे भी बाल बच्चे हैं, घर है, हमारे यहाँ बिजली का बिल आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई हमें उस निगाह से नहीं देखता जो नॉर्मल आदमी की तरह देखना चाहिए। हम लोग अभी मैं देख रही हूँ स्टेज नहीं चल रहा, ज़ाहिर थिएटर कराची में बिल्कुल स्टेज और थिएटर मुझे तो दिखाई नहीं देता। आप मुझे मेरी तस्दीक कर दें, क्या हो रहे हैं स्टेज के प्रोग्राम्स? और पिछले कोरोना से पहले की सिचुएशन पे अगर मैं बात कर लूँ, तो आपके पास ज़रा आमदन के फिर आप क्या करते हैं, क्या कैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं? बस ये अल्लाह चला रहा है। ना पहले स्टेज चल रहे थे ना अब चल रहे हैं, और अभी भी हम लोग जैसे गुजारा कर रहे हैं। आप खुद, आपका अपना ज़ाती मकान है? जी, अपना मकान है। आपको अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई इसमें कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? इन बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, लेकिन अल्लाह गुजारा कर रहा है।
बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह के ज़ाहिर है अल्लाह ही पर तवक्कल करना अहम है और वही सबका ज़ाहिर है करता धरता है। लेकिन दानिश साहब, आपको हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, आप जीटीवी के प्लेटफॉर्म से भी पीएसएल का मुसलसल हमने देखा और इसके अलावा भी दीगर शोज़ में भी आप जलवा अफरोज़ होते रहे। लेकिन क्या हालात हैं, क्या वाकई इतनी सख्ती है आप लोगों के साथ? क्योंकि अक्सर मेरी जब मेकअप रूम में आप लोगों से बात होती है आपसे, तो आप मुझे यही कहते हैं कि सर ना मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या है मसाइल, मुझे ज़रा वो बता दें। देखिए, मसाइल तो हर एक्टर से एक्टर सबके साथ ही है ना। अच्छा, जाहिर सी बात है, हम लोग कोई मंथली जॉब तो नहीं करते, जब काम आता है हवाई रोजी है। हवाई रोजी है, सही है। अब वो जाहिर सी बात है, जो हमारे करेक्टर हैं, हम जैसे लोग जितने भी हैं छोटे कद के, तो उनको बहुत मुख्तसर काम मिलता है। मतलब हर ड्रामा में नहीं हो सकते, मुख्तसर काम मिलता है, ठीक है। तो मतलब कभी मतलब एक सीरियल मिल गया, उसके बाद फिर बहुत लंबा गैप आ गया, और फिर हमारी जो अमाउंट होता है हमारा, वो भी हमारे कद के हिसाब से ही रखा जाता है। मेरे ख्याल से कि यार शायद ये लोग जो है, अब देखिए बातों बातों में बड़ी गहरी बात कह दी आपने दानिश साहब। अब मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी बच्ची है, मेरा अपना घर को खुद सपोर्ट करता हूँ, और शायद भाई भी ऐसी है। तो क्या होता है कि उसमें जाहिर सी बात है, कुछ बैंक में जमा करके रखते हैं, उसको उसी हिसाब से हम लेके चलते हैं। मतलब एक हमने अपना एक बनाया होता है, उस तरीके से अगर हम बिल्कुल ही ऐसा खर्च करें तो एक दिन में ख़त्म हो जाए वो पैसे, जाहिर है। तो ये है कि हमारा मुआवजा नहीं, मैं मुआवजे की बात तो है दानिश। देखो, एक आपके पास इदारे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, कल्चर डिपार्टमेंट है, पूरा मौजूद है। तो वहाँ से आप लोगों को कोई मदद, किसी का हालात इस तरह के पैदा हो जाएं, जैसे कराची में भी हमने बहुत सारे सिकंदर सनम साहब को हमने देखा, दीगर और शख्सियात के बारे में मालूमात होती रही कि वहाँ उनके हालात इतने बेहतर नहीं, तो क्या वहाँ से आपको किसी किस्म की मदद होती है या नहीं होती है? नहीं, मदद तो ऐसे कुछ नहीं होती है, बस ये है कि कभी कभार कोई अगर फेस्टिवल जाए या कोई ऐसा इदारा कोई आपको पता है कि कोई ड्रामा कर दे, तो उसके लिए वो बस छोटा सा चेक होता है, वो मिल जाता है। ओके, फैसल काजी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हुए मैं सना साहबा माजरत के साथ नहीं ये काजी साहब, ये तमाम हजरात से मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, आपकी इजाजत हो? इजाजत है जावेद साहब, ये शो ही आपके लिए है, ये पूरा शो आपका है। आपको जहां लगे कि हमें नहीं बोलना, सिर्फ आपको बोलना चाहिए, तो इजाजत है जी, हुक्म कीजिए। देखें जी, मैं अभी अम्मी के इंतकाल के पहले मैं तारों के सिलसिले, हमारे के ऊपर से तारें गुजरती हैं। अगर कैमरामैन आपको ये दिखा सकें कि ये देखें ये कैसे उड़ गया था, तो हमारे घर के बिल्कुल 6 फीट के ऊपर से तारें गुजरती हैं। तो वो जाए उतारने के, उन्होंने मुझे इस दफ्तर भेज, उस दफ्तर भेज, मैंने बहुत से दफ्तरों के चक्कर लगाए। यानी मेरे जैसी अल्लाह की रहमत है मुझ पे, मैं दुनिया का पहला कोडू हूँ जिसके नाम पे छोटे को कोडू कहा जाता है। जी जी। तो मैं अगर किसी और मुल्क में होता तो यकीन करें, आप अगर गेम ऑफ थ्रोन्स के हीरो होते तो पूरी दुनिया आपको कंधों पे बिठा के जावेद साहब पाकिस्तान में भी होता। हमारा मसला यही है ना कि फनकार को इज्जत दी जाती। और वो सब में महंगा एक्टर है, गेम ऑफ थ्रोन्स की अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे महंगा तरीन एक्टर है। जी जी जावेद सर। हाँ, आएगी, यकीन करें। मैं ना जी ये वापडा के कितने सारे ऑफिसरों से मिला हूँ, उन्होंने मुझे तसल्लियाँ बहुत दी, काम कोई नहीं किया। सर आज आपका मसला, जरा मसले का हल निकाल के जाते हैं। जरा मैं फैसल साहब को शामिल गुफ्तगू करूं, फिर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वापस आके फिर मजीद आपसे भी बात होगी। फैसल काजी साहब, कराची की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर हालात को किस नौयत से देख रहे हैं? ये फनकार झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे? फनकार तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है सना। और दूसरी बात है कि जहाँ सच बोलने की बात आती है, सबसे पहले फनकार खड़ा होता है। जहाँ पे हम किसी आफत का शिकार होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं दूसरी बात को ला रहा हूँ आपकी तरफ। आपको याद होगा टेलीथॉन में जी, और मैं अपने आप को इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि मेरे लिए वो एजाज़ था और रहा है पिछले कई बरसों में, माजी में भी। मैंने ये देखा कि मेरे जितनी आर्टिस्ट, एक्टर्स, एंकर्स, जितने दोस्त हैं, वो सब किसी ना किसी चैनल पे बैठते हैं। 2005 हो, 6 हो, 2019 हो या 20 हो, सन 2000 हो जब तहत आ गया था। आर्टिस्ट और खिलाड़ी हमारा सबसे आगे होता है, और जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आती है कोई, तो हर कोई इनसे पीछे हो जाता है। बहुत अच्छी बात। सही बात है। दूसरी बात ये कि हम अब लॉकडाउन में हैं, राइट? चलिए मैं इदारे से मुंसलिक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो थिएटर का आर्टिस्ट है वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, उसकी मदद कहाँ से आएगी? बेशक अल्लाह राज़िक है, बेशक है, वही राज़िक है, लेकिन अल्लाह ने अपने नायब ओहदे दे के ज़मीन पे बिठा रखे हैं। बेशक ऐसे ही है। उनको सोचना पड़ेगा,
उनको सोचना पड़ेगा कि कैसे इन सारी चीजों को कंपाइल करना है। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा जाहिर है अहमद शाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, खालिद अनम साहब को भी, कि ये जो मामला है जावेद कोडू साहब, जाहिर है जैसे वो खुद कह रहे हैं कि मेरे नाम के बाद तो कोडू नाम सारे लोगों का इस तरह से लिया जाने लगा। मतलब शख्सियात बनाते हैं और उसके बाद हम उनको रद्द करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा रद्द करते हैं कि फिर उनका वो कहीं दिखाई नहीं देते। काम मांग रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, सेहत के मसाइल हैं, दवा दारू करने के पास पैसे नहीं है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर कल्चर डिपार्टमेंट नहीं उठा सकता तो जाहिर है हमारे पास आर्ट्स के ऐसे बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जो उनकी किफालत कर सकते हैं। और इस दिन में क्या काम हो रहा है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तान का आर्टिस्ट है वो किन मसाइल से नब्ज़ आज़मा हो रहा है। हम इस वक्त जो आज बात कर रहे हैं वो छोटे कद के बड़े लोगों पर बात कर रहे हैं और उनके मसाइल पर बात कर रहे हैं। अहमद शाह साहब, ज़रा आपको मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि इदारे हमारे पास मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज़ हमारे पास कल्चर की मौजूद हैं, फिर ये लोग क्यों सिसक और बिलक रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा कल्चर को कोई अहमियत नहीं दी गई जिस तरह मुख्तलिफ महज़्ज़ब माशरों में दी जाती है, जिस तरह फ़नकारों की इज़्ज़त की जाती है, जिस तरह के उन्हें पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान कभी भी बहुत ज़्यादा प्रो आर्ट या प्रो कल्चर कंट्री नहीं रहा है, बदकिस्मती से, यानी ये बाइस शर्मिंदा बात है। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद ये जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो सूबों के पास आ गया है और उनके जो फंडिंग है या आर्टिस्टों के पैसे हैं वो भी सूबों की जो कल्चर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके थ्रू से जाते हैं। कुछ पैसे जो स्टाइपेंड के थे, अभी सिंध में कल्चर मिनिस्ट्री में जो एंडावमेंट कमेटी है, मैं ख़ुद भी उसका मेंबर हूँ, तो 1000 से ज़्यादा लोगों को पैसे तकसीम किए गए। स्टाइपेंड के 30-30 हज़ार रुपये दिए गए और बाकी कुछ पैसे रेम्यूनरेशन के दिए गए। दो मसले हैं। एक मसला था कोरोना से पहले का, और ये तो मसला मुसलसल चल रहा है, लेकिन अब हुआ ये है कि कराची में सिर्फ थिएटर हमारे पास होता है आर्ट्स काउंसिल में, और हमारे पास कोई 3 जगह हैं थिएटर करने की, और अब आर्टिस्ट जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गया है और म्यूज़िशियन भी बिल्कुल बेरोज़गार हो गया है। तो इस तरह से ज़रूरत ये है कि और सपोर्ट दी जाए। और आपकी बात ठीक है कि 30,000 या 15,000 से क्या होता है, लेकिन अगर कोरोना की सूरत हाल में अगर अभी आप फिगर देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 10% आबादी बेरोज़गार हो चुकी है, यानी कोई 2 करोड़ लोगों को बेरोज़गारी का सामना है। और आर्टिस्ट जो है उसकी ज़िंदगी तो पहले भी बहुत मुश्किल थी, मज़ीद मुश्किल हो गई है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हज़ारों सहाफ़ियों को पिछले साल भर में 6 महीने में, अगर आपको मालूम हो तो कैमरामैन, एंकर्स, एडिटर। मैं तो यहाँ तक शाह साहब, हम तो ये बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है आप इसकी बिल्कुल तारीफ भी कीजिएगा। बात बताए तो सहाफ़ियों को कौन पैसे देता है? 1000 से ज्यादा सहाफ़ी भी मेरा मेंबर है, तो उनको कौन सी गवर्नमेंट कहीं से कोई इमदाद तो सर फिर तो सवाल ये बनता है शाह साहब मैं वापस आ रही हूँ आपकी तरफ खालिद साहब का इनपुट लेने के बाद, फिर शायद खालिद अनम साहब सवाल ये बनता है कि हमारे पास बड़े मजबूत इदारे हैं, आप जैसे लेजेंड्स लोग मौजूद हैं जो बड़े मुतहर्रिक भी हैं और जिनकी आवाज़ बड़ी मजबूत भी है, तो क्यों नहीं सेहत आमा के मामलात पर फनकारों को छूट मिलती, क्यों नहीं दीगर और उनके बच्चों की तालीम क्यों नहीं फ्री कर दी जाती, इन चीज़ों के क्यों नहीं अभी तक ये कवायद अभी तक तरतीब दिए गए? खालिद साहब जी शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मेरे दोस्त ने, मेरे रफीक अहमद शाह ने बहुत वाज़ेह तौर पे आपको बयान कर दिया, और आप ये कह रही हैं इदारे मजबूत हैं। इदारे ही तो मजबूत नहीं है, इंडिविजुअल्स मजबूत हैं हमारे मुल्क में, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो सादी जिंदगी में हो। इदारों को मजबूत ही तो करना है, और उसका एक बहुत इसलिए नहीं कह रहा कि अहमद मेरे दोस्त हैं और मेरे सामने, उसकी मैं इसका ऐनी गवाह
शायद हूँ कि जो कराची आर्ट्स काउंसिल जिस नहज पे चल रही है, जिस तरह वो चलाए जा रहे हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट इस तरह चलाए जाते हैं। हमारी तो दिली ख्वाहिश होगी कि डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए। मसला सारा ये है कि वसाइल और मसाइल के दरमियान का जो फर्क है बहुत ज्यादा है, और कुछ हमारी अपनी बिनहसल कौम में इतनी कोताही हमारी है कि हम प्लानर्स कभी नहीं थे। हमारा ना हमारी वो जमाने गए जब हुकूमतें 5 साल मंसूबा बनाती थी, तो हम भी थोड़े मंसूबे में आ जाते थे। क्योंकि जब से मंसूबा बंदी खत्म हुई है, हर तरह की मंसूबा बंदी, हम प्लान आउट नहीं करते। हर मुल्क में हर शख्स में एक कौमी आदत होती है बचत की, संभालने की, ख्याल करके चलने की। हमारे यहाँ इत्तेफाक से हमारी नेचर में है, किसी को वो नहीं कर रहा। बिल्कुल इंसान, हुकूमतों का काम होता है, डिपार्टमेंट्स का काम होता है। जैसे मैं खुद एक मेंबर हूँ सदर पाकिस्तान का आर्टिस्ट वेलफेयर फंड है। हमने अभी 2 दफा पिछले साल हमने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए मुख्तलिफ आर्टिस्टों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी फिर हमने कोई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे पास एंडाउमेंट फंड है, ये भी जमा हुआ था, हमने वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए। एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास अप्रूवल, हर सूबे में एक उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। सब कमेटी का चेयरमैन मैं खुद हूँ और हम उसको देखते हैं, कैबिनेट डिवीजन देखती है। इट्स जस्ट अ मैटर इस बात का कि वसाइल, जैसे मैंने कहा, महदूद है। अब वो 2 करोड़ किसकी नाक में जाएगा जहां इतनी बेरोजगारी होगी, और खास तौर पे ये कोरोना के बाद तो बहुत हालात खराब हुए हैं। अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा कि जर्नलिस्ट को कौन सा कुछ दिया जाता है, वो वेज वोट के लिए लड़। सर हमारा तो वो हाल है कि हम अपनी खबर खुद भी नहीं बता सकते। हमारा वो कहते हैं ना कि हम खबरें दूसरों की तो बताते हैं, अपने हालात बताते हुए शर्म से सर झुक जाता है, ये मामला है। लेकिन दूसरों की आवाज कम से कम बनने की कोशिश करते हैं खालिद साहब। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अब ये है कि जैसे आप आवाज बन रही हैं, आप आईना बन रही हैं, तो हमें बिल्कुल ये, अभी मैं पिछले दिनों भी देख रहा था, और ये वाकई हमारे शाहिद बैठे हैं, हमारे शहजाद बैठे हैं, हमारे फैसल बैठे हैं, ये जो थिएटर वाले, ये बेचारे कहाँ जाएं? इनकी तो रोजगार ही है, और ये एक स्पेसिफाइड, ये स्पेशलाइज्ड है। जैसे डॉक्टर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ना, सच अ नाइस वर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर के स्पेशलाइज्ड है। जावेद कोटू साहब, इतने सारे इंपॉर्टेंट शख्सियात, अहमद शाह साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी जाहिर बात कर रहे हैं। आपसे मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि आप खुद अपने लिए क्या चाहते हैं। शायद ये कहना बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन आपकी कोई तो ऐसी बात होगी जो आप हुकूमतों से कहना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, क्या मैंने इतने अरसे में इतना काम किया तो मैंने अपना घर नहीं बनाया होगा? अगर अल्लाह ने मुझे अपना घर दे दिया है तो क्या मैं, अब पैसे नहीं है तो क्या उसको बेच के, मतलब लोगों को ये तकलीफ हो रही कि इसका तो घर भी अपना है, इसकी तो गाड़ी भी अपनी, गाड़ी कैसे मिली है वो अल्लाह जन्नत नसीब करे। अपना जुनैद जमशेद साहब ने, जी। और ये वो रमजान ट्रांसमिशन के अंदर आपको मिली थी, बिल्कुल मुझे याद है। हाँ ठीक है जी। तो वो लोगों को नजर आ रही कि इसके पास तो गाड़ी भी है, इसके पास ये, और ये नजर नहीं आ रहा कि इसके लग कितने रहे। अब बब्बू बुराल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको एक चेक मिला, वो टीवी पे बड़ा नशर हो गया, तो वो 6 महीने बाद कैश हुआ, तो 6 महीने उनके खर्चे नहीं हुए होंगे, उनका किराया नहीं गया होगा, उनके दवाई दारू नहीं आए होंगे, उनका कुछ। जावेद कोटू साहब, आपको तो इस वक्त बराह रास्त पैसों की जरूरत है? जी, मैं ये कहूँगा खैर वाला मामला हो, सबके साथ हो। यानी मैं डिसेबल हूँ ना, जितने भी डिसेबल हैं उनको ये बिलों में बिल्कुल, जैसे हमारे ड्रामों में टैक्स दिया जाता है, टिकट के पैसे माफ होते हैं, वो हमारे साथ मामला हो। अच्छा, सभी आर्टिस्टों का, हम आर्टिस्ट हैं, हम कोई भीख मंगे नहीं है। मतलब ये सामने बैठा के भीख मंगवाना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप चाह रहे हैं कि आपके बिजली के बिल जो हैं वो उसमें से आपको छूट मिल जाए, आप ये कह रहे हैं जावेद साहब? ये कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ। या तो फिर ये जो हुकूमत ऐलान करती है कि जी डिसेबल के लिए ये भी माफ है, ये भी माफ है, ये भी माफ है, तो हमें
और उल्टे लग लग के आ रहे हैं। तो ऊपर से मैंने कई महकमों के साथ बात की, यहाँ 9 अमवातें हो चुकी हैं, ये हमारे मोहल्ले से आगे, ये तारें नीचे आ चुकी हैं, 11,000 वोल्टेज है इनमें। तो क्या जब से पाकिस्तान बना कहीं कोई रोड नहीं बना, कहीं कोई तारें नहीं उतरी, कहीं कोई काम नहीं हुआ, यानी कोई काम नहीं हुआ। उससे जब से ये हुकूमत आई है उससे पहले कोई मतलब अपने घर में नहीं रहता था, कोई अपने मतलब कपड़े नहीं ठीक है जावेद साहब, इम्पोर्टेंट बात क्या आप कह रहे हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा। के बाद हाँ मैं अल्लाह के वास्ते ये जा रहा हूँ, हमारी अल्लाह ने अगर ड्यूटियाँ लगाई हैं तो हमारे कलम में खैर आनी चाहिए, हमारी ज़ुबान में भी खैर आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहरहाल मरना है। अल्लाह से अब भी नहीं छुप सकते, भाग भी नहीं सकते। और सरकार रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है, क्या दिखाएंगे? क्या कह रहे हैं जावेद साहब? दानिश आप इन करो बात को, फिर मैं जरा शाह साहब की तरफ जावेद साहब मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। जी दानिश क्या कह रहे हैं? डिसेबल जितने भी हमारे लोग हैं, जावेद साहब बोल रहे हैं कि मेरे लिए नहीं सबके लिए बात कर रहे हैं वो। तो डिसेबल अगर देखे जाए छोटे कद के जितने फनकार हैं वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, मतलब 6-8 होंगे, 10 होंगे। अभी आप नाम ले रहे थे ना पड़ोसी मुल्क का, फैसल साहब ने याद दिलाया, राजपाल यादव, ठीक है ना? तो वहाँ वो एक बनाते हैं चीजें और उनके दुनिया भर में वायरल हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ 10 चैनल तो होंगे ना, अगर एक चैनल भी उनको जॉब पर रख ले, चैनल जॉब पर रखता है तो हमारे डिसेबल कोटा हमारे गवर्नमेंट कुछ जॉब पे देते हैं कि जी उनका मंथली चलते रहे और वो अपने आर्ट और फन भी दिखाते रहे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात की दानिश। मैं जरा शाह साहब आपसे पूछना चाहूंगी, शाह साहब मैं इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद बांध रही हूँ या बांधते हैं हम सब भी कि जाहिर है आपकी पर्सनैलिटी, फिर आपका जो असर रसूख है माशाल्लाह, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए क्या ये जो सिफारिशात पेश कर रहे हैं ये लोग, दानिश दे रहे हैं, जावेद साहब दे रहे हैं या राना साहब, तो क्या हो सकता है इस तरह का कोई सिलसिला? जी सही कह रहे हैं, 100% शायद भी और दानिश भी और जावेद भी, और ये बिल्कुल किसी एक अदारे को ये तो कोई मसला ही नहीं है कि एक जॉब, एक रेगुलर इनको इनकम आती रहे। शाह साहब उससे ये होगा, शाह साहब आपकी बात कर रहे हो कि हम लोग मांगेंगे नहीं, हम लोग खुद मुख्तियार हो जाएंगे, मतलब खुददारी से काम करके पैसे लेंगे, हम भीख मांगने वाले नहीं होंगे। ये 100%। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जावेद साहब तो चूंकि लाहौर में रहते हैं तो मैं वहाँ लाहौर में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, शाहिद अली राना और दानिश और ये सारे, तो मेरा बड़ा इनसे प्यार है। और शाहिद के तो अभी भाई का भी इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और इसी आपके चैनल के थ्रू हमारा जो एक बड़ा आर्टिस्ट है खालिद अनम, उनकी सालगिरह है, तो ये अजीब सूरत हाल है कि हमारे कितने बड़े आर्टिस्ट की सालगिरह है और कभी कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल, आपने जो उम्मीद बांधी है तो इससे पहले भी हमने कोशिश ये की है। और मेरी एक आदत है, ये शाहिद को भी पता है, दानिश को भी पता है, खालिद को भी, कि मैं इजहार नहीं करता कि कितने हजार लोगों को राशन मिल गया, कितने लोगों को चेक मिले, ना कभी इनकी लिस्ट जारी करता हूं, क्योंकि आर्टिस्ट की इज्जत है नफ्स के खिलाफ है, तो सिर्फ मुंह बंद करके काम करता रहता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये इनके बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज हैं और इंशाल्लाह इनके इश्यूज को मैं खालिद अनम करेंगे। जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे? जी जावेद साहब। शाह साहब पहले तो मादर के साथ आपकी जूतियों जैसे हम नहीं हैं, क्योंकि आप शाह साहब हैं, हम एक आम लोग हैं। तो पहले तो आप में और हम में ये बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप आला लोग हैं, हम ज़रा सादे लोग हैं। तो जनाब आप वाकई किसी की इज्जत मजरू ना होने दें और किसी की इज्जत को मजरू होते भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उस लड़ी से हैं जहाँ से आप समझ रहे हैं ना आप बात को। जी जावेद साहब, लेकिन आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, आप भी उतने ही अहम हैं जितने बाकी सारी मेरी शख्सियात यहाँ पर अहम हैं। जी शाह साहब, आवाज आ रही है सना? जी शाह साहब, जी शाह साहब, जी शाह साहब, मैं कह रहा हूँ कि जावेद साहब के, मैं अलमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर की चेयरपर्सन है मुनीजा हाशमी, फैज की बेटी हैं, जी जी, मैं उनसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। आई थिंक यही मैं सुनना चाहती हूं। अपनी जगह हम सब अपनी जगह, मुझे जावेद साहब की बात बहुत उम्दा लगी है कि इनको बाकायदा कहीं जॉब जाए और कुछ नहीं तो, चूंकि मेरा ताल्लुक भी
मैं प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट से रहता है, उनसे मैं कहूंगा कि इनको और कुछ नहीं तो जिस स्टेशन का फनकार है उसको या रेडियो पाकिस्तान में या पाकिस्तान टेलीविजन में नौकरी दे दी जाए, एक प्रोड्यूसर की नौकरी दे दी जाए। बहुत ब्रिलियंट बात की है खालिद साहब, बहुत ब्रिलियंट बात की है। ये बिल्कुल हो सकता है, ये मेरा वादा है। और अहमद शाह भी जानते हैं और मैं अहमद शाह को भी जानता हूं कि हम इंशाल्लाह हम काम करने वालों में से हम बोलते नहीं हैं ज्यादा। जी फैसल काजी साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। खालिद साहब, फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फैसल सर। अहमद शाह साहब भी मेरे मोहतरम और खालिद अनम साहब भी मेरे सीनियर हैं, और इन दोनों की बात मैं गौर से इसलिए सुन रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सना हाशमी आप प्रोग्राम इस पे लेके बैठी हैं, लेकिन हल जो है अल्लाह के हुक्म से ये दोनों हस्तियां जो हैं, ये शख्सियात जो हैं, ये आखिर में निकाल देंगे। और अहमद शाह साहब ने हमेशा किया है, मैं उसको बताना नहीं चाहता, इनकी नेकियां हैं और ये करते रहते हैं। खालिद साहब भी किसी से कम नहीं है, और इन्होंने जो वादा किया है सना, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है खालिद साहब ने, बहुत बड़ी बात। आप कर सकते हैं, आपकी ज़बान में अल्लाह ने असर दिया है, आप थोड़ा सा कह दीजिए तो ये हो जाएगा सर। और सफेद पोशों के लिए इंशाअल्लाह होगा। मैं जावेद कोटू साहब की बेहद एहतराम करता हूँ, वो गो की उम्र में छोटे हैं लेकिन काम में मुझसे बहुत बड़े हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें भी, और शाहिद मेरा छोटा भाई है, उसको अच्छी तरह मालूम है कि हम जरूर करेंगे। और ये बहुत अच्छा जावेद साहब ने इज्मा खालिद साहब, ये वाली बात जो अब जहां पर हम पहुंच गए ना, यहीं पर ब्रेक लेते हैं। वापस आकर जरा मैं आप लोगों से अब जानूंगी कि हमारे यहाँ ज़ाहिर हर शोबे में ये होता है कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म होता है, कुछ लॉबीज होती हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग कुछ लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका बराह रास्त खसारा जो है उस शोबे को पहुंचता है या उस शोबे से वाबस्ता अफराद को पहुंचता है। तो फनकार हो चाहे जर्नलिस्ट की, जैसे अभी शाह साहब बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट के साथ भी यही मसाइल हैं। तो क्या हम सब किसी कॉज के लिए एक पेज पर आ सकते हैं, जैसे जावेद कोटू साहब का मामला आया सामने, या शाहिदाना साहब बात कर रहे हैं, या दानिश के लिए हम बात कर रहे हैं, दीगर लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो जब हम इस वक्त एक पेज पर आ गए तो बाकी अयाम में ये सिलसिला क्यों नजर नहीं आता, ये टुकड़ों में क्यों बटे हुए होते हैं कि नहीं हमें उस आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना, वो सी क्लास आर्टिस्ट है, वो ए क्लास आर्टिस्ट नहीं है, वो लाइमलाइट में नहीं है आजकल। जरा इस पर शाह साहब से भी ओपिनियन लेते हैं, खालिद साहब से भी और फैसल काजी साहब से भी, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए हम ये बात करना चाह रहे थे कि फनकारों का इस वक्त जो हमें इज्मा दिखाई दे रहा है, और ज़ाहिर खालिद अनम साहब बड़े आदमी है, शाह साहब बहुत बड़े आदमी है, फैसल काजी साहब और बाकी हमारे तमाम आर्टिस्ट भी। लेकिन ब्रेक के दौरान हमें जावेद कोटू साहब ने कहा कि मैं कोई 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रही थी कि पहले मैं उनको, क्योंकि शो ही हमने आज उनके लिए रखा है, तो ज़रा वो पहले अपनी बात कर लें, फिर मैं अपनी बात की तरफ आऊँगी। जी जावेद सर। जावेद साहब जी, सबसे पहले तो सबको मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम जो टीवी पे वादा कर लेते हैं, वो कितने लोग हमारे गवाह बन जाते हैं कि जी फलां साहब ने हमसे वादा किया हो, वो ठीक करवा देंगे, फलां साहब ने हमारे साथ वादा किया है, वो हमारा ये मामला करा देंगे। जैसे शाह साहब ने कहा कि मैं वादा नहीं कर रहा, इंशाल्लाह काम करूँगा। तो अल्लाह की रहमत से ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग काम करना चाहते हैं। तो मैं एक ऐसे दफ्तर गया कि एक बंदा कलम लेके खड़ा हुआ था काम करने के लिए, तो एक पीछे से इशारा आया ऐसे कि नहीं, तो ये खुदारा अगर हमें इस दौरान मौत आ गई ना तो बहुत बुरा होगा। तो भाई हमें मरने से पहले ना मारें, हमें जीने दें, और हम सबके लिए दुआ गो हैं, तो किसी के लिए ये हम बदगुमानी नहीं रखते। सही कह रहे हैं जावेद साहब। ये जो ये होता है ना, ये जो पुतली तमाशा है कि पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ। बदगुमानी का जो इन्होंने लफ्ज यूज किया सना, बदगुमानी से ही सारी बातें खराब होती हैं, और हमारे काम में अफसोस के साथ
है कि बदगुमानियों पे लेकिन लोग फैसल साहब, मैं फैसले कर आपसे ये जाते जानना हैं। चाह रही हूँ, 9 साल आप टेलीविजन पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। आप एक पाकिस्तान का आप भी एक बहुत बड़ा सरमाया है। GTV पर इस वक्त आप प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या करेगा काजी के उन्वान से टाइटल के साथ। कहाँ थे? क्या लोगों ने अप्रोच नहीं किया या क्या मामलात रहे? आप बिल्कुल बिल्कुल मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे सुना, थे। देखिए बात मैं गुजारिश करूं, बात है कि कुछ बैड पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, हर शोबे के इंसान पे आते हैं, बुरा वक्त आता है, लेकिन कमजोरी भी हो जाती है, कुछ इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हर सबसे होती हैं। लेकिन मैंने अभी बात की बदगुमानी की, कुछ बदगुमानियां इस तरह की थी कि जिस पे लोगों ने कुछ फैसले कर लिए मेरे बारे में, और वो रिजेक्शन में तब्दील हो गए। ऑफ कोर्स मैंने अपने नाम पे लाल कलम चलते देखे कि ये नहीं चाहिए, कोई भी ले आओ, ये नहीं चाहिए। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ, आपने अपनी आंखों से देखा कि 2.5-3 साल में बहुत फर्क आया। बिल्कुल, मैं अब काम कर और मजीद भी आएगा। शाह साहब, ये सारी चीजों का अहाता बस में इस जुमले से आप मतलब एंड की तरफ हम जा रहे हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि ये फनकारों की फलाह के लिए इदारे मौजूद, आर्ट्स काउंसिल मौजूद है, मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमारा फनकार जो है, क्या वो अपनी गलती कोताही की वजह से, क्योंकि उनका इजमा नहीं हो पाता बहुत सारे मामलात पर, मुख्तलिफ टुकड़ों में और बस बटे हुए हैं, तो क्या इस वजह से ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है? शाह साहब नहीं, असल में तो रास्ता ही बहुत मुश्किल है जो फनकार चुनता है, और पाकिस्तान में अभी तक जैसे डॉक्टर और इंजीनियर और दूसरे शोबे हैं तो वो बाकायदा एक प्रोफेशन के तौर पे समझे जाते हैं। तो अदाकारी तो अभी तक जो है उसको हमारे यहाँ कोई प्रोफेशन ही तस्लीम नहीं किया जाता। जो कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, जो टीवी ड्रामों में हैं, तो करोड़पति हैं, उनके 40-40 करोड़ रुपए के घर हैं, वो भी एक कैटेगरी है। जी बिल्कुल, एक हमारे एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक्टर बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कमर्शियली वो बहुत ज़्यादा उनको काम नहीं मिलता। तो ये असल में सिर्फ उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे आपके साथ लोग बैठे हुए हैं, कुछ और भी हैं, तो इंशाल्लाह वो करेंगे, और कल्चर से भी कराएंगे, हुकूमत से भी कराएंगे, ख़ुद भी करेंगे। लेकिन ये रास्ता उन्होंने जो चुना है ना, तो उन्हें पता है कि ये एक मुश्किल रास्ता था, वो इतना आसान रास्ता नहीं था, इस रास्ते में मुश्किलें तो आनी ही थी। दूसरी बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इज़्ज़त नफ्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जावेद साहब ने भी कहा कि भाई मैं आपसे मांगना नहीं चाहता, और मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जावेद साहब तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनका अपना घर भी है और उनके पास गाड़ी भी है। यहाँ हमारे पास सूरत हाल ये है कि आर्टिस्ट के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, और वो घर से भी मुश्किल से आता है और शिकायत भी नहीं करता है। तो उन लोगों के लिए जो नहीं शिकायत करते और एक अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और किसी न किसी तरह गुजारा करते हैं, उन लोगों को भी हमें देखना पड़ेगा। और मैं तो इज्तिमाई बात कर सकता हूँ ना कि जो भी तकलीफ़ में है आर्टिस्ट, उसके लिए हमें खुद उस तक पहुंचना चाहिए, और इंशाल्लाह हम करेंगे, कर भी रहे हैं और भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। खालिद अनंत साहब, ज़ाहिर है आपको मैं बार बार कह रही हूँ, शाह साहब को भी, फैसल काजी साहब, बहुत उम्मीद से मैंने आप लोगों से बात की कि शायद हम मसाइल के हल की तरफ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसका हल भी तलाश दे दिया हमें। लेकिन खालिद साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि क्या वाकई हमारा फनकार बटा हुआ है? वो क्लास का सिस्टम है कि जो लाइमलाइट में होता है उसको तो 10 करोड़ का चेक भी मिल जाता है, और जो C क्लास और D क्लास में मूव करता है उसको 10 रुपए भी देते हुए जान जाती है। बिरयानी का एक डब्बा थमा के कहते हैं बस साइड पकड़ो जी। क्या ये हैं सिलसिले? देखिए ये दुनिया भर में है। ये हम आखिर रंग नस्ल में भी तो बटे हुए हैं ना। कुछ कौमें पासपोर्ट अच्छी तरह देखे जाते हैं, कुछ को कमतर देखा जाता है। अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझसे नीचे भी कुछ है, मुझसे ऊपर भी है, और इसमें कोई कबाहत नहीं है। कुछ लोगों को मैं भी अच्छा नहीं समझता, कुछ मुझे भी नहीं समझते। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स नॉट गो इनटू द डिवाइड, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बात और ये कैटेगरीज बनना एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं आप उसके साथ काम करते हैं। जहाँ कुछ हम प्रोडक्ट्स हैं, देखें आर्टिस्ट जो है ना वो प्रोडक्ट होता है। हर इंसान अगर खुद को एज अ प्रोडक्ट लेगा, अपनी मार्केटिंग खुद करेगा, अपने आप को खुद वो डिजाइन करेगा, तो वो प्रोडक्ट उसी तरह एक प्रोडक्ट होती है। आप चाय बेचते हैं, उसका अच्छा इश्तिहार बनाते हैं, चाय सारी आपको पता है कि सारा तेल वहीं से आ रहा है, लेकिन आप कहते नहीं मैं फलाने पंप से नहीं डलाऊंगा, फलाने से, क्योंकि प्रोड्यूस उसने अपना नाम बना दिया है।
तो थोड़ा सा अभी दुनिया बदल रही है, बदल चुकी है। बहुत अच्छी बात की है मैं खालिद साहब तमाम आर्टिस्टों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे सारे भाई हैं, दोस्त हैं, कि अपना सोशल नेटवर्किंग, अपना जो मॉडिफाई करें अपने आप को, जो चीजें हैं ना, हाँ, चेंज करें। आर्टिस्ट का तो काम ही है अपने आप को बदलना। जो झुकेगा नहीं वो टूट जाएगा, जो ढलेगा नहीं वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सवात एक तगय्युर तो है जमाने में। बिल्कुल तो अगर आप चेंज नहीं करेंगे आप मारे जाएंगे। यू गॉट टू मूव विद टाइम्स। एब्सोल्युटली राइट खालिद साहब, बहुत अच्छी बात की है। जावेद कोटू साहब, क्यों नहीं हो सकता ये? इसमें ना करें कि डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं, हर जगह है। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन आया था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ इसको पुट अप किया। जावेद कोटू साहब, क्या नहीं हो सकता? आजकल तो टिकटॉक पे लोग पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि अभी स्टेज और थिएटर नहीं भी लगता तो क्या वहां से कोई इनकम की सूरत हाल सब सारे आप जैसे आर्टिस्ट मिलकर नहीं कर सकते क्या? जावेद साहब बिल्कुल, आपने सही कहा। जावेद साहब करें, शायद करिए, टिकटॉक करें, देखिए करोड़ों लाखों में खेलेंगे। That's I'm asking. जावेद साहब, कुछ हो सकता है ऐसा मजे का गेम या नहीं हो सकता? जावेद साहब, हमारे ये भी तो कैटेगरी है, टिकटॉक का आर्टिस्ट है। अच्छा, ये टिकटॉक का आर्टिस्ट है। अच्छा, टिकटॉक के आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ टिकटॉक के आर्टिस्ट जो हैं वो ड्रामा सीरियल कर रहे हैं, सोप कर रहे हैं, बड़े बड़े टिकटॉक के आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट जो अगर टिकटॉक करेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। अच्छा, तो जो टिकटॉक नए आ रहे करना हैं भी वो तो मसला कर है। रहे हैं, वो तो वो नए कर रहे हैं। अच्छा, वो नए कर रहे हैं क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं शाहिद साहब, क्योंकि जावेद साहब से मेरा ख्याल है मेरा आवाज नहीं जा रही, कोई बात कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हेलो, उम्मीद वक्त से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी फनकार हैं छोटे कद के, उनको गवर्नमेंट सर्विस दी जाए। गवर्नमेंट सर्विस दी जाए। उन्हें गवर्नमेंट सर्विस दी जाए क्योंकि हमारा कोटा है। बिल्कुल कोटा है और उस कोटे के मुताबिक सर्विस कोटे मिलनी के चाहिए। मुताबिक वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन मेरे तमाम शुरका को आप बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। खालिद अनम साहब, थैंक यू वेरी मच। और शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसले का हल भी हमारे सामने रख दिया कि जावेद कोटू साहब का जो मसला है और इन तमाम अफराद का, वो बहरहाल हल होगा। फैसल काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। शाहिद राना, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद कोटू साहब, बेइंतहा शुक्रिया कि आपने हमें हिलाया, हमें जगाया और हमें ये बताया कि हमारा आर्टिस्ट जाहिर है वो सामने आकर नहीं मांग सकता और ना उसको मांगना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने लोगों का ख्याल होना चाहिए, उनकी देखभाल करना हम सब की जिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट्स की भी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।